नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक एडिटोरियल जिसके अंदर हम काफ़ी सारी वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी के साथ ग्रामर के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। कंसेप्ट्स को क्लियर करने के बाद उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आज उसको बताया जाएगा और उससे आगे हम प्रोसीड करेंगे। टॉपिक पढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी वोकैबुलरी को किसी एक रजिस्टर पर मेंशन करते चला कीजिए। फायदा ये होता है दोस्तों कि इससे जब भी आप रिपीटेशन करेंगे, रिपीट करेंगे या उन वोकैब्स को दोबारा देखेंगे, रिवाइज करेंगे तो वो माइंड में बसती रहेगी। अदरवाइज हर दूसरे दिन जो भी नई वोकैब पढ़ी जाती है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रोसीजर्स। पहला वर्ड है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर का मीनिंग होता है किसी काम को करने के लिए जो नियम या प्रक्रिया चलाई जाती है, सिस्टम चलाया जाता है, उसको प्रोसीजर कहा जाता है। याद रखना, केवल यहां पर किसी भी शब्द के पीछे एस लगा हो, ई एस लगा हो, आई ई एस लगा हो, वी ई एस लगा हो, आमतौर पर ऐसे शब्द जो होते हैं ये संज्ञा का पार्ट होते हैं और संज्ञा में भी ये ज्यादातर 99% केसेस में बहुवचन संज्ञा को दर्शाते हैं, यानी प्लूरल नाउन को दर्शाते हैं। प्लूरल नाउन को दर्शाते हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे वर्ड आता है हमारे पास द यूजुअल और करेक्ट। द यूजुअल और करेक्ट वे फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम को सही प्रकार से करने की प्रक्रिया को प्रोसीजर कहा जाता है। कई बार ऐसे अच्छी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है। अगला वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन के अंदर भी ये एक नाउन है। जिस भी वर्ड का अंत आई ओ एन पर हो, एस एच आई के साथ सफिक्स जुड़ा हो, एन ई डबल एस लगा हो, किसी भी वर्ड के अंत में टी एच लगा हो, टी एच की जगह एम ई एन टी लगा हो, या एज जैसे वर्ड यानी ये सफिक्सेस का प्रयोग किया जाता है, सफिक्सेस का प्रयोग किया जाता है तो वो भी संज्ञा बनती है। ये वाला टॉपिक मैंने कल नाउन की क्लास में बच्चों को पढ़ाया था, तो जो बच्चे हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को नाउन की फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक समझ में आया होगा। अगला वर्ड आता है हमारे पास डिटेंशन। डिटेंशन के काफी सारे मीनिंग होते हैं। सबसे पहला मीनिंग होता है नजर बंद करना। नजर बंद करने का मतलब होता है जेल कुछ प्रकार की होती है। एक जेल होती है जिसमें बंदे को उठा करके बिल्कुल कैद में डाल दिया जाता है। कैद में डालने का मतलब क्या होता है? कैद में डालने का मतलब जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, मर्डर किया, लूटपाट करी तो पुलिस उसे उठा करके जेल में बंद कर देती है, तो उसे प्रिजन कहते हैं। डिटेंशन कैंप्स वो होते हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रकार से उन लोगों को रखा जाता है जिनके क्राइम की सजा जेल नहीं होती है, जिनके क्राइम की सजा जेल नहीं होती है, जिनके छोटे मोटे क्राइम होते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज या एक तरीके से छोटे मोटे एक्शंस होते हैं, तो उनको उठा करके नजरबंद किया जाता है। अभी याद होगा महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के अंदर जब कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाना था तो बहुत सारे नेताओं को डिटेंशन में रखा गया, नजरबंद किया गया, यानी उनको उनके अंदर ही, उनके घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसे में उनको नजरबंद करने को डिटेंशन कहा जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जब बॉर्डर पार करके रिफ्यूजीज यानी विदेश के लोग, यानी वे लोग जो दूसरे देशों से भारत में बॉर्डर पार करके चोरी के तरीके से घुसने का प्रयास करते हैं तो उनको भी रिफ्यूजी कैंप्स में रखा जाता है। वो भी एक तरीके से डिटेंशन कैंप होते हैं। अगर किसी क्षेत्र में कोई समस्या आ जाती है, बाढ़ आ गई, कोई ऐसे अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या कोई दंगे फैल गए, दंगे फैलने के बाद जब लोग एक क्षेत्र को खाली करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे भी उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। कैराना का केस आपने सुना होगा। कैराना की तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर दंगे हुए धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, और कहा जाता है न्यूज के अनुसार कि बहुत सारे हिंदुओं ने घर छोड़ा था, पलायन किया था, और जब उनके पास जगह नहीं थी तो उन्होंने डिटेंशन कैंप्स के अंदर अपना समय व्यतीत किया था लंबे अरसे से। तो यहां पर है कि act of stopping a person, act of stopping a person leaving a place, especially by keeping him or her in prison। prison यहां पर जेल जरूर है, लेकिन इधर किसका मतलब ये नहीं है कि उसको पिंजड़े में डाल दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन कई ऐसे भी केसेस आते हैं जिसके अंदर अंडर ट्रायल केसेस होते हैं। ये नंबर 2 का पॉइंट है, इसको भी समझना। अंडर ट्रायल के केसेस होते हैं जैसे अब किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कि भाई इसने कोई क्राइम किया है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कि इसने क्राइम किया है। अब
आरोप एक होता है और दोषी होना ये दूसरी बात होती है। आरोप लगा कि इसने क्राइम किया है तो इसको उठा करके पहले चेक किया जाएगा कि आरोप की इंटेंसिटी यानी जघन्यता कितनी ज्यादा है। अगर तो मर्डर किया है तो उसको बंद करना है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है तो बंद करना है। तो कुछ इस टाइप के केसेस हैं तो बंद होगा, लेकिन कानून के अनुसार जिन क्राइम्स की सजा 7 साल से कम है उनको उठा करके सीधा अरेस्ट या बेसिकली जेल में नहीं डाला जाता है, उनको अंडर ट्रायल कहा जाता है कि असलियत में उनका केस अभी प्रूव हुआ ही नहीं कि क्राइम है नहीं। अब ऐसे कितने केसेस होते हैं दोस्तों जिसके अंदर व्यक्ति को उठा करके जेल में बंद कर दिया जाता है, 7 साल बाद पता चलता है, 8 साल बाद, 10 साल बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति ने सच्चाई में कोई क्राइम किया ही नहीं था। अभी लेटेस्ट में एक एग्जाम्पल आया जिसके अंदर एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बंद कर रखा था कि उस पर रेप का आरोप था। आई रिपीट माय वर्ड्स, रेप का आरोप था। अब रेप के आरोप में उठाकर बंदे को बंद कर दिया। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ का एक केस था। ये उसी टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक है कि अंडर ट्रायल या बेसिकली डिटेंशन कैंप क्या होते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में पता क्या चलता है, बाद में पता चलता है 8 साल बाद केस खत्म हुआ। अब ध्यान देना, रेप की सजा 7 साल, 8 साल बाद केस खत्म हुआ, तब तक वो जेल में रहा। केस खत्म होने के बाद उसके पता चला, कोर्ट ने कहा कि भाई तूने तो क्राइम किया ही नहीं था, तू तो बेगुनाह है। अब प्रॉब्लम यह कि 8 साल बाद जब बंद किया तो उसका बंदे का सामाजिक, राजनीतिक और एक तरीके से आर्थिक बॉयकॉट हो चुका होता है समाज से। अब ऐसी परिस्थिति में बिना कमी के, बिना समस्या के उस व्यक्ति को उस सजा को भुगतना पड़ा जो उसने की ही नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी सारे प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव लॉज बनाए हैं। उसी पर आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगला वर्ड आता है हमारे पास कोलोनियल। कॉलोनियल उपनिवेश होते हैं, कॉलोनियल कंट्रीज आपने सुना होगा। उपनिवेश ध्यान दीजिएगा, कोलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म ये एक संज्ञा है जब भी किसी देश को गुलाम बनाया जाता है और गुलाम बनाकर उस पर साम्राज्य चलाया जाता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। उपनिवेश का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी कॉलोनी बना करके उस पर रूल चलाया जाए। भारत में सैकड़ों ऐसे नियम हैं जहां पर अंग्रेजों ने रूल किया और ऐसे सैकड़ों कानून ऐसे हैं जो आज भी अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं और आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं चुपचाप तरीके से, तो उनको कहते हैं कॉलोनियल। अब आता है हमारे पास लेगेसी। लेगेसी होता है परंपरा, एक तरीके से परंपरा, रीति रिवाज, परंपरा कहें, रीति रिवाज कहें या एक ऐसा तरीका कहें जिसमें दादा परदादा की संपत्ति है, संपदा है और उसको हम आगे फॉलो करते जा रहे हैं। अब ये मनी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, प्रॉपर्टी के अलावा कोई कंडीशन हो सकता है, कोई नियम लागू हो सकता है कि भाई वही नियम चलता जाएगा। ऐसे में वर्ड आता है लेगेसी, दैट इज गिवन टू यू आफ्टर समबडी डाइज। कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद दी जाती है उस व्यक्ति को जो उसका हकदार होता है। हकदार को हायर कहते हैं, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो हायरस कहते हैं, डबल एस लग जाता है। बिकॉज शी वॉन्टेड टू हैव इट, यानी कि क्योंकि संपदा है। अगला वर्ड आता है कन्फर। कन्फर का मतलब होता है टू डिस्कस द मैटर, किसी भी चीज पर वाद विवाद, विचार या संवाद करना, डिसीजन लेने से पहले कन्फर करना। कन्फर बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कन्फर का मतलब होता है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन लेने से पहले किसी भी चीज पर विचार करना, विमर्श करना, निर्णय करना, विचार विमर्श करना या फिर निर्णय करना कॉन्फर कहलाता है। अगला वर्ड आता है इटरेशन। इटरेशन, रीइटरेशन, मैंने कल एक वर्ड पढ़ाया था। रीइटरेशन होता है किसी चीज के बारे में बार बार बोलना। रीइटरेट एक वर्ब पढ़ाई थी, कल ही मैंने पढ़ाया थी, याद होगा। इसमें सिर्फ आर आगे लग जाएगा। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को बार बार कहना। सेम ऐसे ही इटरेशन भी वही मीनिंग है, वही वर्ड है। इसका मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ प्रोसेस और अटरेंस। बड़बड़ाना इसे आप कह सकते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं इसको। बड़बड़ाने का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाने का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में बार बार बोलना। अगर कोई पागल व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति पागल है और वो बड़बड़ा रहा है तो उसे बैबल कहते हैं, उसे कहते हैं बैबल यानी बावला कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप बातें करता रहे। लेकिन अपने आप बातें करने के लिए एक और वर्ड आता है सोलिलोक्यू।
सोलिलोक्यू, सोलिलोक्यू एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर व्यक्ति बोलता है खुद से। अब इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो बचा सोल का अर्थ होता है सिंगल, सोल का अर्थ होता है सिंगल और लोक्यू का अर्थ होता है बोलना। ये दो रूट वर्ड है। सोली लोक्यू अगर आप जोड़ देते हैं तो खुद से बातें करना। ज्यादातर नाटक जितने भी आते हैं, प्लेज जितने भी आते हैं या जितने भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामाज या प्लेज आते हैं, उन सब के अंदर फिक्शनल स्टोरीज के अंदर सोलिलोक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोलिलोक्यू का अर्थ होता है कि खुद से बातें करना, खुद में बड़बड़ाना। अगला वर्ड आता है पर एनियल या पेरिनियल। बच्चा एक वर्ड समझना, ये एनियल एक वर्ड है, ENNIAL, एनियल। अगर हम इसके आगे बाया, बाया यानी टू लगा देंगे, बाया एनियल, तो बाया एनियल का अर्थ हो जाता है 2 साल में किसी एक घटना का होना। 2 साल में किसी एक घटना का होना बाया एनियल होता। अगर मैं टेर या ट्राई कर देता हूं, टेरेनियल या ट्रायनियल यानी 1 साल में, 3 साल में एक घटना का होना। अगर इसी की जगह मैंने बाया एनुअल कर दिया बच्चा, एनुअल, एनुअल यानी 1 साल में 2 बार होना, टेरेनुअल या टेरियनी एनुअल यानी 3 घटना होना एक ही साल में। अब ये डिफरेंस समझना है, डिफरेंस समझना है कि एनियल एक सफिक्स है जैसे एनुअल है, एनुअल यानी कि एक रूट वर्ड है ये दोनों। अब यहाँ पे पर एनियल है, पर एनियल का मतलब होता है बार बार, पर एनियल पर हर बार, पर मतलब बार बार, पर एनियल का मतलब होता है बिना किसी स्टॉपेज के कोई भी घटना जो बार बार होती रहे, दैट हैपन ऑफेंस, तब तक हो जब तक कोई चीज खत्म नहीं हो जाती, तब तक किसी घटना का निरंतर होना पर एनियल कहलाता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है। हम वोकैब के जरिए काफी सारे रूट वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद हो। पोज, पोज का अर्थ क्या होता है? पोज के काफी सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे आपने वर्ड सुना होगा इंपोज कर देना, किसी चीज को नाप देना। ऐसे ही फोटोग्राफ कराते हुए, फोटो सेशन कराते हुए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी का पोज देते हैं। पोज यानी अपीयरेंस देते हैं। तो यहां पर क्या है, टू क्रिएट और गिव समबडी समथिंग दैट ही और शी हैज टू डील विद, यानी किसी व्यक्ति को ऐसी चीज देना जिसे उसे निपटाना है, डीलिंग करनी है। डील विद समबडी होता है, ये भी एक फ्रेजल, एक फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ड है। अगर किसी व्यक्ति के साथ डीलिंग करनी है तो डील विद समबडी, डील विद समबडी। और अगर यहां पे लिखा आ जाता है डील इन, तो डील इन समथिंग, सामान में डीलिंग करने को जब भी करनी होती है तो उसके साथ में इन का प्रयोग होता है, और व्यक्ति से डीलिंग करनी होती है तो डील विद का प्रयोग होता है। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, काफी ज्यादा आते हैं, और जब एग्जाम में ऐसा वर्ड आएगा तो इसे कोलोकेशन के नाम से टीचर समझाते हैं कि भाई ये तो फिक्स है, ये तो ऐसा है वैसा है, इसलिए लिखा जाता है। किसी के लिए कोई प्रश्न उत्पन्न या प्रस्तुत करना, जिसे निपटाया जाना है, किसी को निपटाने के लिए कुछ देना या परेशानी उत्पन्न कर देना। यानी एक तरीके से पोज का मतलब रिपोज, इम्पोज, कोई नियम को थोप देना। थोपने के लिए वर्ड यूज करते हैं पोज का। वर्ब है ये। आगे वर्ड करते हैं एपेक्स। एपेक्स का अर्थ होता है किसी भी चीज की ऊंचाई। हायर अथॉरिटी अगर होगी तो उसे एपेक्स बॉडी कहा जाता है। वैसे अगर इसे आप एडजेक्टिव की तरह लेते हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा ज़ेनियत, एक वर्ड सुना होगा ज़ेनियत। ज़ेनियत का अर्थ होता है ऊंचाई। ऐसे ही एक वर्ड आता है बच्चा लॉफ्टी, लॉफ्टी का अर्थ भी होता है ऊंचाई, सबसे ऊंचा। ऐसा ही एक वर्ड आता है पैरामाउंट, ऐसे ही एक वर्ड आता है पैरामाउंट। पैरामाउंट यानी ये 3 वर्ड हैं, ये लॉफ्टी के साथ में, एपेक्स के साथ में, इनका मतलब होता है सबसे ऊंचा शिखर या उच्चतम बिंदु। शिखर या उच्चतम बिंदु, किसी भी चीज का सबसे ऊंचा सेक्शन कहें या सबसे ऊंची चोटी कहें तो उसके लिए उच्चतम बिंदु के लिए हम यूज करते हैं एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी यूज किया जाता है उच्चतम बिंदु के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। डिनाउंसिंग। अब डिनाउंसिंग जैसे आप वर्ड यूज करते हैं, आप इसको ब्रेक कर लो और अनाउंसिंग वर्ड करो। अनाउंसमेंट होता है किसी भी चीज की जानकारी देना, और डिनाउंसिंग, डी एक नकारात्मक वर्ड है, कुछ ऐसा बोलना जिससे सामने वाले की छवि खराब हो, किसी की छवि खराब हो। डिनाउंस का मतलब होता है, डिनाउंस को याद करने का बहुत साधारण तरीका हमने बताया। अनाउंस वर्ड को याद करना, लगभग सिमिलर वर्ड को याद कर लेना। लगभग सिमिलर वर्ड याद हो जाएगा तो आपको इससे संबंधित मीनिंग समझ में आ जाएगा, लगभग समझ में आ जाएगा। डिनाउंसिंग का अर्थ क्या हो गया फिर इस तरीके से? डिनाउंसिंग का अर्थ हो गया बच्चा
क्या किसी की बातें करना, किसी के बारे में सुनना या निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। अब अगर किसी की निंदा की जा रही है तो यहां पर इसका सिनोनियम भी बन जाता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है किसी की निंदा करना। आगे वर्ड आता है डिटेनीज। डिटेनीज में देखो फिर से ईएस लिखा हुआ आ गया, ईएस लिखा आ गया तो ये एक नाउन है, संज्ञा है। आईएनजी लिखा आ गया तो ये एक वर्ब है। डिनाउंसिंग के बाद डिटेनीज एक वर्ड है। डिटेन का मतलब होता है राजनीतिक कारणों से जब भी किसी को जेल में बंद किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, तो वहां पर वर्ड बनता है डिटेनीज। डिटेन करना, डिटेन करने का मतलब होता है रोकना, बंद करना, पकड़ना और उसकी छानबीन करना, इंटेरोगेट करना। पुलिस वाले जब एयरपोर्ट पर आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान को अमेरिका जैसे देश के अंदर कपड़े उतरवा देते हैं तो वो डिटेन करते हैं। डिटेन का मतलब चेक करते हैं कि सच्चाई में उनके पास कोई इलीगल चीज तो नहीं है, इलीगल सेक्शन तो नहीं है, या कोई गलत काम के लिए तो हमारे देश में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति को प्रिजन में रखा जाता है पॉलिटिकल ओपिनियंस की वजह से, तो वहां पर हम उसे यूज करते हैं डिटेनीज का। अगर इसी की जगह अगर वो पॉलिटिकल कारण नहीं है तो कॉन्विक्ट्स कहा जाता है। अगर इसी की जगह अगर वैसे रखा जाता है तो इसे कॉन्विक्ट्स कहते हैं। प्रिजन से प्रिजनर भी बनता है, प्रिजन से प्रिजनर भी बनता है। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है किसी चीज को रख देना, वहां पर छोड़ देना या अच्छे तरीके से मैनेज कर देना पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी भी चीज को। तो सेव और कीप समथिंग, टिपिकली मनी और टाइम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किसी चीज को एडजस्ट कर देना, सेव कर देना, वहीं रोक देना, क्या कहते हैं? सेट असाइड। अगला वर्ड आता है क्वैश। क्वैश का अर्थ होता है किसी भी चीज को खत्म कर देना। क्वैश एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज को वैसे खत्म कर देना। कई जगहों पर इसका मतलब बर्बाद करना भी होता है, कई जगहों पर इसका मतलब बर्बाद करना भी होता है। कोर्ट की भाषा में कहते हैं किसी की कंप्लेन या किसी पर जब कंप्लेन की जाती है तो कंप्लेन में जब पाया जाता है कि व्यक्ति निर्दोष है, व्यक्ति निर्दोष है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाता है? उसके ऊपर लगे हुए आरोपों को क्वैश कर दिया जाता है। क्वैश का मतलब होता है निरर्थक कर देना, रद्द कर देना कि भाई आपने इस पर जो क्लेम किए हैं वो सही नहीं है। कॉन्सोलेशन प्राइज आपने सुना होगा, ION लिखा हुआ है, कंसोल से कॉन्सोलेशन बना है, ION लिखा हुआ है। कॉन्सोलेशन को नॉर्मली कहें तो एक अर्थ होता है सांत्वना देना, लेकिन कॉन्सोलेशन प्राइज भी होता है, किसी के मान सम्मान में दिया जाने वाला प्राइज भी कहते हैं। थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर, कोई भी चीज ऐसी जो आपको बेहतर फील कराए, दुख से, परेशानी से, किसी कंपटीशन के अंदर जब आप जीतते हैं तो कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है, याद रखना। लेकिन वो कॉन्सोलेशन प्राइज में कॉन्सोलेशन एडजेक्टिव बन जाता है, विजेता को दिया गया। एडहेयर्ड, एडहेयर्ड का मतलब समझिए। अब एडहेयर, हेयर का मतलब समझिए, अगर इसको पढ़े तो हेयर यानी यहां पर ऐड हो जाओ, ऐड हो जाओ मतलब जोड़ दो। एडहेयर किसी चीज के साथ चिपक जाना, किसी चीज से जुड़ जाना मजबूती के साथ में, मजबूती के साथ में जुड़ जाना, तो हम यूज करते हैं एडहेयर। एडहेयर का एक मतलब और भी होता है जब हम नियमों को लागू करते हैं, नियमों को लागू करते हैं, नियमों को जब लागू करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं एडहेयर्ड। अगला वर्ड आता है स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनाइज का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनाइज का मतलब होता है सावधानी से देखना या जांचना या परखना, सावधानी से देखना, जांचना या परखना, स्क्रूटनाइज कहलाता है। जब भी हम किसी चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं स्क्रूटनाइज। स्क्रूटनी बेसिकली कब होता है? आपने जब भी अपने एग्जाम दिए होंगे, कई बार क्या होता है बहुत सारे बच्चे अपने एग्जाम को रीचेक के लिए डाल देते हैं कि भाई मेरे को जो नंबर मिले हैं वो अप टू मार्क नहीं है, वो नंबर सही नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या मेरे पेपर को दोबारा चेक किया जाए, मेरे पेपर को दोबारा चेक किया जाए। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उसे स्क्रूटनाइज या स्क्रूटनी कहा जाता है। स्क्रूटनाइज या स्क्रूटनी कहा जाता है कि दोबारा से किसी चीज को देखना। अगर इसी तरीके की जांच पड़ताल किसी और वर्ड के लिए आती है तो इसे इंट्रोस्पेक्शन भी कहा जाता है, इंट्रोस्पेक्शन भी कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने दिमाग में किसी चीज को बसा लेना और उसकी चेकिंग करना। अगला वर्ड आता है सैल्यूटरी।
सैल्यूटरी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ बनता है किसी पर अच्छा प्रभाव डालना। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, वी वांट टू बेसिकली क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, हम अपने आप को उसके अच्छे नजरिए में लाना चाहते हैं, हम खुद को उसकी गुड बुक्स में लाना चाहते हैं। गुड बुक्स का मतलब होता है, ये भी एक ईडियम है, याद रखिएगा, गुड बुक्स का अर्थ होता है किसी के नजरिए में आना, अपनी इमेज या छवि को इंप्रूव करना। तो गुड बुक्स एक ईडियम है, ठीक है। किसी व्यक्ति पर अच्छे इंप्रेशन को जब डाला जाता है, टू लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन समबडी, तो हम वर्ड यूज करते हैं सैल्यूटरी। अगला वर्ड आता है रिजिडिटी। अगला वर्ड आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का अर्थ क्या होता है? रिजिड होता है कोई भी चीज जिसमें फ्रिक्शन ना हो, जो व्यक्ति टर्म्स और परिस्थितियों के आधार पर मैनिपुलेट ना हो, अपने आप को बदले ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जिसमें कठोरता हो, कड़कपन हो, नॉन फ्रिक्शनल चीजें हो, नॉन फ्रिक्शनल जिसमें फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, जिसमें घर्षण ना हो, या ये कहिए सॉरी फ्रिक्शनल कह सकते हैं जिसमें फ्रिक्शन हो। रिजिडिटी इसका ऑपोजिट बन सकता है, ठीक है जी, या सिनोनिम बन सकता है। अब ऐसे में इनकम्पैटिबल वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है। कंपैटिबल का मतलब होता है जब दो लोग आपस में बहुत अच्छी क्लोज बॉन्डिंग के अंदर है, और इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि जब क्लोज बॉन्डिंग नहीं होती है। आगे वर्ड कहते हैं लैप्स। कई बार कहते हैं ना वारंटी लैप्स हो गई, वारंटी लैप्स हो गई। वारंटी लैप्स का मतलब क्या होता है? वारंटी लैप्स का मतलब होता है कि भाई अब ये कंडीशन समाप्त हो गई है, यानी अब इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज खत्म हो जाए, दिमाग से निकल जाए, गायब हो जाए, या याद ना आए, तो मिस हो जाने को, चीजें जब निकल जाती हैं तो उसे मिस हो जाने को लैप्स कहा जाता है। वैसे लैप भी कहा जाता है कि भाई एक राउंड, एक लैप हो गया, दो लैप हो गए, तीन लैप हो गए, वो अलग कहानी है। व्हेन यू कैनॉट रिमेंबर, जब आप याद नहीं कर पाते हैं कुछ चीज, और यू कैनॉट थिंक अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, जब आपको याद नहीं आता है कि यार असल में कर क्या रहा था मैं, तो जब आपको ये चीजें याद नहीं आती हैं, जब ये चीजें आपको याद नहीं आती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वर्ड यूज करते हैं हम लैप्स का। अगला वर्ड आता है डिटेन को डिटेन्यू भी कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में जैसे जैसे नाम आते हैं, तो थोड़ा सा लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है। जब हम किसी को डिटेन करते हैं, यानी किसी को कस्टडी में लेते हैं, तो डिटेन वर्ड आता है। स्टार्क होता है एकदम ऐसा व्यक्ति जो अट्रैक्टिव ना हो, तुरंत बिल्कुल एकदम खाली सफा चट, या ये कहिए आकर्षण विहीन हो। आकर्षण विहीन का मतलब होता है जिसे देखकर आप अपील ही ना करें, आपका मन ही ना करे बात करने का, तो वर्ड बनता है क्या? स्टार्क। स्टार्क का मतलब क्या होता है? आकर्षण विहीन। अगला वर्ड होता है हॉरिफाइड। हॉरिफाइड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी से डरना। हॉरिफाइड, फ्राइटन, टेरिफाइड, ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ वर्ड हैं। ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे टेरिफाइड, ऐसे ही एक वर्ड सुना होगा फ्राइटन्ड। ये सारे वर्ड लगभग एक ही जैसे नजर आते हैं। किसी से चिढ़ा हुआ, खिजा हुआ, नाराज, घबराया हुआ, ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। टू मेक समबडी फील एक्सट्रीमली शॉक्ड, जब हम किसी को बहुत ज्यादा शॉक कर देते हैं, डरा देते हैं, घृणा भर जाती है किसी के लिए, तो वर्ड यूज किया जाता है हॉरिफाइड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, इन्वोकेशन। ये इन्वोकेशन बेसिकली, इन्वोकेशन जो है इनविटेशन से वर्ड बना है, किसी से प्रार्थना करना, किसी को बुलाना, या किसी के सामने आना। इन्वोकेशन, द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, एक ऐसा एक्ट जिसमें हम किसी को मदद के लिए बुला रहे हैं। भगवान से मदद मांगे, कानून से मांगे, व्यक्ति से मदद मांगे, या किसी से भी मदद मांगे कि भाई आओ और हमारी सहायता करो, और ऐसे में जब सामने आता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन और प्रोवोकेशन तो अलग अलग चीजें हैं, लगभग मीनिंग सेम है। इन्वोकेशन और प्रोवोकेशन लगभग वर्ड है, याद रखना। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन में उकसाया जाता है बार बार बोलकर, अक्सर होता है ना हिंदी फिल्मों में कहते हैं मार के दिखा, हाथ लगा कर दिखा। तो प्रोवोक करने का अर्थ होता है उकसाना, बार बार किसी को बोलना, चिढ़ाना कि भाई वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए उकसाया जाए, नाराज हो, भड़क जाए। तो जब प्रोवोक किया जाएगा, उकसाया जाएगा, तो एक वर्ड हो गया बार बार बोलकर उकसाना, ये नेगेटिव टोन में यूज होता है। लेकिन इसी की जगह बार बार बोलकर जब आप किसी को पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बुलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आए, तो वहां पर वर्ड यूज किया जाता है इन्वोकेशन का, यानी आमंत्रण देना। लेकिन ये पॉजिटिव टोन वर्ड है, इसमें सहायता
के लिए, नियम के लिए, कानून से मदद मांगी जाती है। इसे हिंदी में गुहार लगाना कहते हैं। हिंदी में गुहार लगाना कहते हैं ना, कानून के सामने हमने गुहार लगाई कि भाई हमारी फरियाद सुनी जाए। अब अगला वर्ड है फेसिटेड। फेसिटेड एक वर्ड है, बेसिकली फ्लैट सरफेस को फेसिटेड बोला जाता है। किसी भी एंगुलर चीज का, जैसे कोई भी चीज है लेकिन उसका जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो फ्लैट है, तो स्मॉल प्लेन सरफेस के लिए इसे यूज किया जाता है फेसिटेड। बूट लॉगर होता है, बेसिकली इसके लिए एक वर्ड आता है, बूट लॉगर की जगह स्मगलर वर्ड यूज कर सकते हैं आप। स्मगलर कौन होते हैं? जो किसी भी चीज की क्या करते हैं? स्मगलिंग करते हैं। स्मगलर्स कौन होते हैं? बेसिकली काउंटरफिट होते हैं, नकली ऐसी चीजें लाना देश में जिन्हें कानून के द्वारा बैन किया गया है। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बूट लॉगर्स। यानी ऐसे तस्कर जो सरकार ने इलीगली चीजें बैन कर दी हैं, तो इलीगली बैन कर रखी है, सरकार चाहती ही नहीं कि उन चीजों को देश में लाया जाए, तो वहां पर वर्ड आता है, क्या आएगा? बूट लॉगर। अगला वर्ड आता है हमारे पास में एम्बेट। अच्छा, बूट लॉगर का एक वर्ड कॉन्ट्राबैंड भी होता है। कॉन्ट्राबैंड का मतलब भी होता है उन चीजों का काम करना जो सरकार ने बैन कर रखी है, कॉन्ट्राबैंड। अच्छा, ये सिनोनियम्स हैं, याद रखना। एम्बिट क्या होता है? किसी चीज की परिधि, सीमा या एक तरीके से बाउंड्री डिसाइड कर देना। किसी भी चीज की बाउंड्री या एक तरीके से ये कहना कि भाई अब आप इससे आगे नहीं जाएंगे, जब आगे नहीं जाएंगे तो वर्ड बना बाउंड्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, क्या है? अनफेटर्ड। फेटर होता है किसी चीज को चेन से बंद कर देना। कल ही हमने बताया था कि फेटर का अर्थ होता है किसी को बेड़ियां डालना। आयरन्स इसका साइनोनियम है, याद रखिए। अगर हम कहीं पे लिखते हैं आयरन्स, तो आयरन्स इसको सिनोनियम बोलते हैं। फेटर का याद रखना, मैं फेटर का बता रहा हूं, अनफेटर नहीं बता रहा हूं। फेटर होता है किसी को बंदी बनाना। ऐसे ही यहां पर एक वर्ड है, यहां पे हैंडकफ्स। ऐसे ही एक वर्ड है बच्चा, हैंडकफ्स। हैंडकफ्स का मतलब क्या होता है? किसी को पकड़ लेना, बंदी बना लेना। अब ऐसे ही यहां पर अगर किसी को बंदी बनाया जाता है तो रिस्ट्रेन भी कहते हैं। रिस्ट्रेन यानी किसी पर रोक टोक लगा देना। तो रिस्ट्रेन जो वर्ड है, रोक टोक लगाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही अनफेटर्ड होता है किसी को फ्री कर देना, आजाद कर देना, मुक्त कर देना। ठीक है, अगला वर्ड होता है हमारे पास में डिस्क्रीशन का मतलब होता है कि जब आप कोई काम पूरी सूझबूझ और शक्ति के साथ करते हैं, अपने डिसीजन को लेते हैं, तो डिस्क्रीट वर्ड से डिस्क्रीशन बना है। आपने एक वर्ड सुना होगा डिस्क्रीट से डिस्क्रीशन बना है, जिसका मतलब है विवेक, स्वतंत्रता से किसी डिसीजन को लेना। अगला वर्ड आता है हमारे पास, अब है हमारे पास पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसका हमने एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब वोकैबुलरी हमने बता दी, जानकर वही वोकैब हमने इस बार यहां पर वर्ड्स के साथ में लिख दी। अब इन वर्ड्स के साथ में लिखना का पर्पस क्या है? वर्ड्स के साथ में लिखने का सिंपल सा एक पर्पस है, ताकि बच्चे को वो वर्ड्स जो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही वर्ड्स दोबारा से एक एक बार पढ़ने को मिल जाए और वो बच्चा उन्हीं वर्ड्स को अच्छे से याद कर ले, प्लस रीडिंग में उसे सहायता मिले। वैसे तो पॉसिबली ये होता है कि हम बच्चे को समय दें कि ले बेटा एक बार इसे रीड करो और रीड करके मुझे बताओ कि इसमें क्या मीनिंग है, रीड करके बताइए कि मीनिंग क्या है। लेकिन समस्या क्या है कि समय कम होने की वजह से हम बच्चे को ये बोल नहीं सकते कि बेटा आप आराम से रीड करो, स्क्रीन होल्ड करो। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, घर पे आप इस चीज को होल्ड करके स्क्रीन को एक तरीके से पॉज करके एक बार पढ़िएगा। पॉज करके पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। अब हमारे पास सबसे पहला वर्ड है सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है? सेफ गार्ड का मतलब होता है बच्चा सुरक्षा उपाय। ये लिखते चलिएगा, किसी भी कानून की भाषा में बोला जाता है सुरक्षा उपाय। सुरक्षा उपाय क्या है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी भी चीज की सुरक्षा करनी है, एंड प्रोसीजर यानी प्रक्रिया। किस चीज की प्रक्रिया है भाई? यहां पर ये कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन।
प्रिवेंटिव डिटेंशन को कहते हैं निवारक नजरबंदी कानूनों पर। यानी कि भारत के जो बेसिकली व्यक्ति को उठाकर जेल में बंद करने के जो कानून है, डिटेंशन के जो कानून है, उन पर क्या करने है की आवश्यकता है, उनकी सुरक्षा उपायों के लिए हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिनको बंद किया जा रहा है वो सही में क्रिमिनल है भी या नहीं है, या इतना बड़ा कोई क्राइम है भी क्या नहीं है। तो यहां पर उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक पॉइंट है। मैं पहले रीड करूंगा, रीड करने के बाद कंसेप्ट के अनुसार मैं आपको इसका बेसिकली मतलब बताता चलूंगा। ये मेन हेडलाइन होती है ना, जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन के बाद एक मेन लाइन होती है, तो यहां पर उस मेन लाइन का एक तरीके से ये सब्जेक्ट दे रखा है। सब्जेक्ट क्या है कि मिसयूज ऑफ डिटेंशन पावर्स, यानी यहां पर जो बंदों को अगवा या बंद करने की, पुलिस द्वारा जो बंद करने की पावर्स है, उसका क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। और आवश्यकता है, नीड है, जरूरत है ताकतवर लोगों को समझने की कि इनके प्रोसीजर को सबसे ज्यादा वैल्यू दें। यानी कि सरकार ने जो संविधान में नियम बना रखे हैं, या सरकार चाहती है कि भाई इन नियमों को फॉलो किया जाए, तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। इंसान अपनी मर्जी से ऐसा ना करे। अभी लेटेस्ट हाल ही में क्या हुआ कि बेसिकली छोटा सा पॉइंट समझना, अभी हाल फिलहाल के अंदर एक व्यक्ति ने मसालों को सेल करने के लिए सब स्टैंडर्ड स्पाइसेस को बाजार में बेच रहा था, सब स्टैंडर्ड मसालों को बाजार में बेच रहा था। अब इसके लिए एक पेनल्टी होती है, छोटी सी सजा होती है, लेकिन उसको उठा करके डिटेंशन केंद्र में डाल दिया गया और उस पर केस चला। बाद में पता चला कि सच्चाई में उस क्राइम के लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं थी, कोई पनिशमेंट नहीं होती, सिर्फ पेनल्टी होती कि पेनल्टी लगाई और बंदे को छोड़ दिया, सजा नहीं होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो गड़बड़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, अब इधर ध्यान से सुनिएगा बच्चा, अब एक एक चीज मैं बताता चल रहा हूं। अब ग्रामर का रोल भी रीडिंग के दौरान ही समझ में आएगा कि कौन सा चीज सेंटर है क्या नहीं है, क्योंकि इसके कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब यहां से पढ़ना शुरू करना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है दैट यहां पे कनेक्टर है जो इस ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करेगा। जब यहां पर पिछले वर्ड को डिफाइन करने के लिए नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट किया जाता है, तो यहां पर शुरू होता है कंजंक्शन का रोल। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर अ कॉलोनियल लीगेसी, यानी कि लोगों को बंद करने के जितने भी लॉज हैं, यानी कि ये बेसिकली कह सकते हैं निवारक जो आपके नजरबंद करने के जो लॉज हैं, ये कब के हैं, ये कॉलोनियल रूल के समय के बनाए हुए, यानी जब अंग्रेज भारत में थे और भारत में उन्होंने जो जो नियम बनाए, उन नियमों के उस समय के नियम बनाए हुए हैं। और एंड कन्फर यानी निर्णय लेने से पहले विचार करना, या ये कहिए मनमानी शक्ति का प्रयोग किया जाता है राज्य के अंदर, किसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा दोहराया जा रहा है जिनके पास शक्ति है, क्षमता है। ऑफ द थ्रेट टू पर्सनल लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी के लिए ये क्या है, एक बेसिकली धमकी है, खतरा है, एक तरीके से नुकसान है। ठीक है, दैट सच लॉज पॉज, क्योंकि ये लॉज यहां पर पॉज किए गए हैं। अब यहां पर इतने कंसेप्ट में एक लाइन ध्यान दी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं, यानी ये जो कानून है, ये कब के हैं, आर के बाद नाउन आ रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट समझा रहा है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट समझा रहा है सब्जेक्ट को, तो कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, कॉलोनियल लीगेसी है। कॉलोनियल यानी कि जब अंग्रेज देश में थे ना, उन्होंने आकर के हमारे देश में जो नियम थोप दिए थे, ये तब की एक संपदा है, यानी अंग्रेजों ने दी और अभी तक हम उसको मान रहे हैं। यानी कि वो अंग्रेजों के जो एक तरीके से ताकत के आधार पर नियम थोपने की, शोषण करने की पॉलिसी थी, वो आज भी है। और अब के बाद और कन्फर आर्बिट्रेरी पावर्स, यानी कि मनमाने ढंग से निर्णय लिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति को बंद करने के लिए, और ये एक निरंतर चलता हुआ खतरा है आम लोगों की लिबर्टी यानी आजादी पर, आजादी पर।
चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सेवरल डिकेड्स, फॉर का प्रयोग समय दिखाने के लिए किया जाता है, ये एक प्रीपोजिशन है। फॉर सेवरल डिकेड्स, जब हमारे पास में ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का मतलब किसी भी ड्यूरेशन अवधि की बात की जाए, पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस का प्रयोग होता है। खैर फॉर डिकेड्स, डिकेड में 10 साल को एक डिकेड कहा जाता है, और फॉर डिकेड्स मतलब दशकों से। फॉर डिकेड्स नाउ, तब से लेकर अब तक, ठीक है। द एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट। द एपेक्स कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव बीन डिनाउंसिंग, डिनाउंसिंग का मतलब लंबे समय से बार बार जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है डिनाउंस कर रही है। क्या कर रही है? डिनाउंस का मतलब मना कर रही है, उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रही है। किस बात के लिए? कि जो एग्जीक्यूटिव के जो वेल डॉक्यूमेंटेड फेलियर्स हैं, यानी कि जो संविधान के या बार बार जो लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं ये फेल हो रहे हैं, इनको मजबूती से फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति के क्या हो, सुरक्षा उपाय जिनसे वो डील कर रहा है, या ये कहिए कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, राइट्स ऑफ डिटेनी, जेल में बंद किया गया है, उसके साथ कोई गलत कार्य ना हो। वाइल डिटेंशन ऑर्डर्स आर रूटीनली सेट असाइड, यानी कि जितने भी डिटेंशन के ऑर्डर्स हैं वो क्या है, एक तरीके से थोप दिए जाते हैं व्यक्ति के ऊपर कि भैया ये तो एक प्रोसीजर है और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्स हैं इनकी लगातार क्या हो रहा है, बुराई होती जा रही है। बुराई होती जा रही है कि भैया ये जो पॉइंट सरकार कहती है कि डिटेंशन में उठाकर रख दो, इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार क्या कर रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं कि ये जो कार्य हो रहा है ये फेल है, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, फिर भी देश के अंदर बार बार ये चल रहा है। इससे किसी भी व्यक्ति के या जो व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसे जेल में बंद करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेट असाइड। एक मिनट, यहां पे बीच में कोई लाइन मिस हो गई है पेस्ट करते समय में। वाइल डिटेंशन बच्चा, यहां पे लाइन मिस हो गई है। बच्चा यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइपिंग के दौरान लाइंस मिस हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक पूरा पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ मिस हो गया है। खैर उस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये थोड़ा सा पैराग्राफ इसको बता दिया जाता है, टेक्निकल ग्राउंड्स। ओके, अब यहां पे कहता है कि जब हमारे डिटेंशन के, दोबारा से एक बार देखते हैं बच्चा, यहां पर इस पॉइंट को देखना है कि वाइल डिटेंशन ऑर्डर्स आर रूटीनली सेट असाइड, यानी जितने भी हमारे डिटेंशन के ऑर्डर्स हैं इनको रखकर छोड़ दिया जाता है टेक्निकल ग्राउंड्स पर, यानी कि आम तौर पर देख लिया और छोड़ दिया कि भैया ये इसके टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम पड़ा रहेगा, होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, द रियल रिलीफ, रियल यानी असली में उनको सुकून मिलता है कब, दैट डिटेनीज गेन इज क्वाइट इनसब्सटेंशियल, यानी कि अगर वो सोचता है कि यहां पर जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसको रियल रिलीफ मिलेगा, तो ये सिर्फ एक कल्पनामय है। कल्पनामय का मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को पकड़कर बंद किया गया उसको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑफन, अक्सर क्या होता है कि जब इनके बाद में ऑर्डर्स आते हैं तो क्वेश्चन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर्स कम सेवरल मंथ्स आफ्टर, इस लाइन को समझना, सेवरल मंथ्स आफ्टर देवर या दे आर डिटेन, जब व्यक्ति को पकड़ा जाता है उसके कई महीनों बाद, कई साल लग जाते हैं कि उसको ऑर्डर मिलते हैं कि ठीक है भैया तुम आराम से घर जाओ, केस लड़ते रहना। बेल ऑर्डर्स बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं। एंड इन सम केसेस इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन, यानी कि बहुत सारे केसेस में, जबकि अब लेटेस्ट केस की बात की जाए जिसमें कोर्ट हैज मेड इट्स रिमार्क, कोर्ट ने अपना एक रिमार्क दिया, निर्देश दिया। क्या निर्देश था? जब निर्देश दिया
कब निर्देश दिया? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड खत्म हो गया और खत्म होने के बाद उन्होंने केस दिया जीते कि भैया इसको आजाद कर दो। अब नॉर्मली नोटिस करना, सपोज करो कि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा हुई और 2 साल के बाद नियम आया कि भाई इसे बरी कर दो। डिटेंशन की सजा अगर 2 साल की और 2 साल के बाद रिजल्ट आया कि इसे बरी कर दो, ये केस नहीं है। तो ये एक लेटेस्ट केस है जिसमें उन्होंने पाया कि काफी ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि जमानत भी तब मिलती है जब उसकी सजा पूरी हो जाती है, सजा पूरी हो जाती है। अब नॉर्मली अभी एक लेटेस्ट मजाक में एक पॉइंट सुनने में आया, केस सुनने में आया था, क्या था कि एक व्यक्ति को 17 साल बाद रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या कि बंदे को बरी कर दिया जाए, और 17 साल बाद जब रिजल्ट मिला तो पता चला कि मर्डर की सजा ही 3 साल या 4 साल या एक तरीके से अनइंटेंशन एक्सीडेंट की अंदर मर्डर हो जाए तो 6 महीने से साल भर की सजा होती है, लेकिन मिला रिजल्ट 17 साल बाद और 17 साल तक वो सजा भुगत गया, जबकि मर्डर की सजा 7 साल है। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। येट इट इज सम कॉन्सोलेशन, हालांकि दिलासा देने के लिए बात कह सकते हैं टू नोट। क्या कॉन्सोलेशन है? नोट किया जाता है दैट द कोर्ट कंटिन्यूज टू बी कंसर्न, कोर्ट को पता है कि मिसयूज हो रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, कोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन केस कोर्ट इसेंशियली एग्जामिन वेदर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैव बीन एडहेयर्ड टू एंड रेयरली स्क्रूटनीज, यानी कि कोर्ट भी नोटिस करके परेशान हो जाता है, देखता है, लेकिन जब तक वकील खुद नहीं कहेगा कोर्ट में जज अपनी तरफ से पॉइंट क्रिएट नहीं कर सकता। कोर्ट अक्सर पाता है कि अक्सर जिस भी व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके साथ में पूरी जानकारी लिए बिना ही उसको बंद किया जा रहा है। डिटेंशन के अंदर जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनको एग्जामिन नहीं किया गया, जबकि आवश्यकता है उन्हें स्क्रूटनाइज करने की, लेकिन रेयरली का मतलब होता है ना के बराबर, शायद ही उन्हें स्क्रूटनाइज किया जाता है कि तुम्हें बंद किया जा रहा है तो सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्या स्क्रूटनी की बात है कि वेदर द पर्सन कंसर्न, हालांकि जो पर्सन है कंसर्न है किस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप उसे बंद कर रहे हो, नीड्स टू बी डिटेन्ड, क्या उसे बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टू प्रिवेंट प्रेजुडाइज, अब इस बात को रोकना है, बचाव करना है ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, कोई गलत अत्याचार ना हो। टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, और जनता में ऐसे भेदभाव का गलत असर ना पड़े, आम जनता के अधिकारों का हनन ना हो। देयरफॉर इट इज सैल्यूटरी, सैल्यूटरी ये जरूरी है, आवश्यक है, हितकारी है जनता के बेनिफिट के लिए। दैट द कोर्ट हैज अगेन हाईलाइटेड दैट, कोर्ट ने फिर से दोबारा से हाईलाइट किया है क्या कि जितने भी प्रोसीजरल रिजिडिटी है, यानी कि जितने भी आप प्रक्रिया करते हैं उनके अंदर आप सख्ती दिखाते हैं, मस्ट बी फॉलोड इन एंटायरिटी बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि किसी व्यक्ति को नजरबंद करना है, कोर्ट में जेल में बंद करना है, तो उसके अंदर आपको हर परिस्थिति में फॉलो करने पड़ेंगे सरकार के द्वारा बनाए गए सभी नियम, ताकि आप जिसको बंद कर रहे हैं ये भी जानकारी हो कि बंद करने के लिए उसका कोई क्राइम है भी कि नहीं है। एंड एवरी लैप्स इन प्रोसीजर, यानी कि हर प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। मस्ट गिव राइज, यानी कि इससे क्या होगा, इंसान को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, किसको, जिसको डिटेन किया जा रहा है। अब सरकार कहती है सपोज करो इस व्यक्ति को पकड़ना है, तो सरकार कहती है इसको पकड़ना है तो पकड़ने के लिए, डिटेन के लिए पहले इसके क्राइम की इंटेंसिटी को चेक करो, क्राइम की इंटेंसिटी को चेक किया जाना चाहिए कि क्या इसने जो क्राइम किया है उस क्राइम की सजा 7 साल या कोई बेसिकली इंटेंस क्राइम किया है या नहीं किया है। अगर कोई छोटा मोटा क्राइम है तो उसको उठाकर जेल में बंद करना या नजरबंद करना या जबरदस्ती उसको इस तरीके की पनिशमेंट करना एक तरीके से अपराध है। कायदे से इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब इस पॉइंट के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा वो पुलिस का सिस्टम, जो बेसिकली वो सिस्टम पुलिस का कह लीजिए या ये कह लीजिए कि वो एक सिस्टम जिसके अंदर पुलिस को नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती है कि इस पर कौन सी धारा लगेगी या नहीं लगेगी। अब जब
प्रॉपर जानकारी नहीं होती नियमावली की, उन पर ऐसे नियम नहीं पता होते, तो पुलिस क्या करती है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ती है और जघन्य से जघन्य अपराध की धाराएं लगा देती है। अब व्यक्ति को कोर्ट के जरिए इन धाराओं का अगेंस्ट करना पड़ता है। जब तक कोर्ट को पता चलता है तब तक पता चलता है या तो क्रिमिनल जो जेल में ही मर गया बेचारा, या घर वालों ने पैसे ही नहीं है तो वो पैसे ही खत्म हो गए तो भी उठाकर वो जेल में पड़ा सजा काट रहा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की समस्या। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस के सामने, सरकार के सामने ये एक सवाल है कि दो समस्याएं, कि पहली बात तो क्रिमिनल्स इतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, सरकार के ऊपर एक दबाव बनता जाएगा। लगभग अगर भारत के अंदर एक ऑन एंड एवरेज अगर 10 लाख या 15 लाख क्रिमिनल अगर हैं तो उनको पालन पोषण या उनको रोक कर रखने के लिए इतनी बड़ी सेना या फौज या पुलिस, उनको भी एक्सपेंसेस के जरिए देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल उनको बंद कर दिया और काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सम फैक्ट्स, अब कुछ तथ्यों पर बात करते हैं कंसर्निंग, किस चीज से रिलेटेड, भाई ये डिटेंशन के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं आर क्वाइट स्टार्क, यानी कि ये बेसिकली एकदम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसे हैं जिन पे आकर्षण जाता ही नहीं है, बंदे का कंसंट्रेशन होता ही नहीं है। मोस्ट डिटेंशन आर अल्टीमेटली सेट असाइड, ज्यादातर जो लोग डाले गए हैं वो सेट असाइड मतलब छोड़ दिए गए हैं। एंड मोस्ट कॉमन रीजन इज दैट, ज्यादातर का कॉमन रीजन क्या है जिनको पकड़ा गया, इज दैट देयर इज एन अनएक्सप्लेन्ड डिले, यानी कि उनके केसेस में इतना डिले हो जाता है कि जिसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। अब वो केस जब तक खत्म होगा, रद्द होगा, तब तक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ रिप्रेजेंटेशन दैट द डिटेनीज सबमिट अगेंस्ट देयर डिटेंशन टू द अथॉरिटीज, यानी कि जब तक एक व्यक्ति का कोर्ट में नंबर आता है तब तक पता चलता है कि इतना लंबा समय हो गया कि उसकी सजा बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो गई। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं कि एक जज के ऊपर ऑन एंड एवरेज 1.5 लाख से ज्यादा केसेस थोप दिए जाते हैं। भारत में कोर्ट और जजेस की थोड़ी सी कमी है, देखने में लगता है इतने जजेस हैं लेकिन पेंडिंग कोर्ट के केसेस बहुत ज्यादा हैं। और डिले का मतलब यह कि आज एक जज के पास एक केस गया है तो उस जज के पास दोबारा सेम केस की डेट जो है 1.5 महीने बाद डलती, 1.5 महीने का बाद मतलब समझते हो क्या, यानी कि एक केस की 10 सुनवाई भी होनी है तो कम से कम 2 साल लग गए। 2 साल का मतलब ये होगा कि वो बंदा जब तक 2 साल तक जेल में ही रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर ग्राउंड्स फॉर द डिटेंशन और डिले इन फर्निशिंग देम एंड समटाइम गिविंग इनएलिजिबल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर अदर रीजंस। अब कई सारे कारण बताए गए। पहला क्या कारण है कि समय नहीं मिल पाता, दूसरी चीज ये प्रेजेंटेशन नहीं होता, तीसरी चीज जो डॉक्यूमेंट सरकार के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, वो इलिजिबल कॉपीज होती हैं। इलिजिबल का मतलब उनका कोई सेंस ही नहीं होता है जिसमें उठा के बंद किया गया। इन रेयर इंस्टांसेस कोर्ट हैव बीन हॉरिफाइड, इस काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट भी परेशान हो जाती है बाय द इन्वोकेशन ऑफ द प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज। जो उन पर नियम थोपे गए हैं वो बहुत ट्रिवियल रीजंस होते हैं, इतने छोटे छोटे रीजंस होते हैं जिनमें आप पकड़ना ही नहीं चाहेंगे, बंद कर ही नहीं सकते। अब वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट बीइंग अ मैन, अब एक अजीब सा केस था जिसमें एक आदमी के बारे में बात है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बेचता था केवल और केवल मिर्ची के चिली सीड्स, यानी कि लाल मिर्च और हरी मिर्च के बीज सेल करता था और बीज सेल करने वाले को गुंडा एक्ट के अंदर बंद कर दिया गया, गुंडा एक्ट के अंदर बंद कर दिया गया। अब ये केस जो है सामने लाया गया, कहां पर केस था, ये तमिलनाडु का केस था, तमिलनाडु का केस था, 2011 में शुरू होकर के 21 में खत्म हुआ बच्चा। अब सोचने लायक बात ये, सिर्फ क्या बेच रहा था वो, मिर्ची के सीड्स, और वो भी कौन से सीड्स बेच रहा था, सब स्टैंडर्ड सीड्स। सब स्टैंडर्ड सीड्स का मतलब ऐसा भी नहीं कि नकली बेच रहा था, लो लेवल की क्वालिटी के बीज बेच रहा था। इसमें उस पर गुंडा एक्ट लगा, और गुंडा एक्ट किस पर लगता है, गुंडा एक्ट बेसिकली उन लोगों पर लगता है जो बड़े क्राइम करते हैं, जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया, हाफ मर्डर कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, झगड़ाबाजी कर दी, किसी को मार दिया, लूटपाट कर ली, तो उन पर लगता है। लेकिन यहां पर किस पर लगा, बीज बेचने वाले पर। आप अंदाजा लगा सकते हैं। One reason is that it's गुंडा एक्ट कवर्स। अब ये यहां पे गुंडा एक्ट किसको कवर करता है, उन ऑफेंडर्स को कवर करता है जिनके क्राइम का जो केस है, या तो तस्करी कर रहे हो यानी कि स्मगलिंग कर रहे हो, या फिर
लूटपाट कर रहे हो, या फिर जंगल के सामान को ले जाकर बेच रहे हो, या गलत वीडियोस बना रहे हो बेसिकली सेक्स की, या फिर क्राइम कर रहे हो, किसी को कोर्ट में लूटपाट कर रहे हो, जब ऐसी कोई परिस्थिति सामने आती है, जब ऐसी कोई परिस्थिति सामने आती, केवल उन्हीं परिस्थितियों के अंदर ही बंद किया जाता है या उन पर ही गुंडा एक्ट लगता है। बीज बेचने वाले पे गुंडा एक्ट नहीं लगता है, याद रखना। अब लॉ की, जो कानून की भी एक सीमा होती है, वो रिस्ट्रिक्ट तो कर सकता है, रोक सकता है उन लोगों को जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर्स का मतलब वे लोग होता है जो केस करके बार बार कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं, एज इट ऑट टू बी, हालांकि उन पे होना भी चाहिए, बट एक्सटेंड टू सस्पेक्ट इन मेजर केसेस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कई बार ये केसेस इतने ज्यादा खिंच जाते हैं कि आम लोगों पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, टेंडेंसी टू डिटेन सस्पेक्ट फॉर अ ईयर टू प्रिवेंट फ्रॉम देम और फ्रॉम ऑब्टेनिंग बेल इज परवेसिव फिनोमिनन। अब इधर ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ सस्पेक्ट पाया गया है तो लगभग 1 साल लग जाता है उसको बेल मिलने में, यानी कि एक तरीके से जमानत मिलने में, और यह एक आम घटना है। लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मिसयूज, एक तरीके से इसे मिसयूज ही कहा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर निवारक कानून बनाए गए कि किसको बंद करना है किसको नहीं, बट इट डज नॉट रिलीव द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्म्स, हालांकि इससे गवर्नमेंट को कोई इसे रिलीव नहीं मिलता है ताकि क्राइम को कर्ब किया जा सके और एफिशिएंट पुलिसिंग और स्पीडी ट्रायल बनाया जाए, यानी पुलिस को ट्रेन किया जाए कि भैया तुम उल्टे सीधे लोगों को बंद मत करो, बंद करना है तो उनको करो जिनके पास कोई कंसेप्ट है, कोई लॉजिक है, या जिन्होंने कोई क्राइम किया है। एंड अनफिटेड एंड नॉट अनफिटेड पावर एंड डिस्क्रिशन, यानी कि खुद से अनावश्यक ऐसे नियम मत लो या उन लोगों को बरी किया जाए, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, डॉक्यूमेंटेशन सही किया जाए, ताकि जिनको बंद किया जा रहा है उनके पता तो हो कि उनके क्राइम का कोई इंटेंसिटी है ही नहीं। तो इस तरीके से इस डिटेंशन प्रिवेंटिव लॉज का टॉपिक समाप्त होता है। आज के अंदर हमने इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन नहीं रखे थे क्योंकि जो आर्टिकल था ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा था। इससे 2 बेनिफिट हो गए, एक तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीजें पता चली, दूसरा आपके एडिटोरियल के अंदर वोकैबुलरी, कुछ ग्रामर सेक्शन हमने बताया। बाकी इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।